माननीय अमितजी शहा यांच्या उपस्थितीमध्ये मी डॉक्टर रोहित टिळक यांना विनंती करते की लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 माननीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना प्रदान करण्यात यावा। पुणेरी पगडी घालून श्री अमितजी शहा डोवाल यांचा सत्कार करतायत। लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 पुणेरी पगडी, मानचिन्ह, स्मृतिचिन्ह, धनादेश आणि गीता रहस्याची इंग्रजी प्रत गीता रहस्याची इंग्रजी प्रत देऊन आपण माननीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना पुरस्कार प्रदान करतो आहोत। सन्मानपत्र देण्यात येत आहे। सन्मानपत्र जे आता डॉक्टर प्रणती टिळक यांनी वाचन केलं त्याचं, आणि सोबतच गीता रहस्याची इंग्रजी प्रत, लोकमान्य टिळकांनी लिहिलेला पवित्र ग्रंथ गीता रहस्य। लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 श्री अजित डोवाल यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे। मी माननीय उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं। नमस्कार। देश के महान सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की आज पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम मैं उनकी पावन स्मृति एवं राष्ट्र निर्माण के उनके अतुलनीय योगदान को विनम्रता से वंदन अर्पित करती हूँ। साथ ही आज साहित्य रत्न एवं लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी की जयंती भी है। इस अवसर पर मैं उनको कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 वितरण के इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित भारत के लोकप्रिय एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब, भारत के महान सपूत आज के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तथा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदरणीय श्री अजित डोवाल साहब, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय जी मुरलीधर मोहोळ जी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी माननीय श्री चंद्रकांत जी पाटिल, माननीय उदयजी सामंत, माननीय माधुरी जी मिसाळ, भारतीय जनता पार्टी के प्रांताध्यक्ष आमदार रविंद्र जी चौहान सर, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय रोहित जी तिलक, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर पनीत तिलक, डॉक्टर गीताली तिलक, ट्रस्ट के सभी सम्माननीय व्यासपीठगण, पुणे की महापौर, सभी माननीय सांसदगण एवं विधायकगण, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्माननीय पत्रकार बंधु एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, आज का एक समारोह केवल एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, साहस, दूरदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठ का अभिनंदन करने वाला एक ऐतिहासिक अवसर है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पर दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित सम्मान आज ऐसे व्यक्तित्व को प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित किया। आज का यह अवसर एक और कारण से विशेष बन जाता है। देश के दृढ़, निर्णायक और दूरदर्शी केंद्रीय गृहमंत्री
अमित भाई शाह साहब के कर कमलों से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को यह सम्मान प्रदान किया गया। एक सक्षम नेतृत्व के हाथों राष्ट्र की सुरक्षा को समर्पित एक असाधारण व्यक्तित्व का सम्मान होना वास्तव में भारत की शक्ति, संकल्प और आत्मविश्वास का स्वर्ण क्षण है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व में भारत में विश्व मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी की रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रत्येक क्षेत्र में भारत की नई ऊंचाई को छू रहा है। देश के इस गौरवशाली यात्रा को और अधिक मजबूत प्रदान करने के लिए कार्य गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदरणीय अजीत डोभाल साहब प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष सुरक्षा को दृढ़ करना, आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और सीमाओं की सुरक्षा तथा राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, इस सभी क्षेत्रों में उनके योगदान ने भारत को एक अधिक सुरक्षित सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री अजीत डोभाल जी का जीवन राष्ट्र सेवा का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। भारतीय पुलिस सेवा, खुफिया तंत्र तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों में अद्वितीय नेतृत्व, साहस और रणनीतिक क्षमता का परिचय दिया है। डोभाल साहब के योगदान ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान की है। लोकमान्य तिलक ने देश को स्वराज का मंत्र दिया था। आज उसी स्वराज की रक्षा का दायित्व अजीत डोभाल साहब जैसे समर्पित अधिकारी निभा रहे हैं। इसके लिए यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था की भी सम्मान है। लोकमान्य तिलक जी पुरस्कार की गौरवशाली परंपरा देश के श्रेष्ठ व्यक्तित्व का सम्मान करती रही है। आज इस गौरवशाली परंपरा में श्री अजीत डोभाल साहब की नाम जुड़ा पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। इस प्रेरणादायी आयोजन के लिए रोहित जी तिलक और लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। अमित भाई साहब के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा अधिक सुदृढ़ हो गई है। भारत की एक नागरिक होने पर मुझे इस बात का बहुत गर्व है। श्री अजीत डोभाल जी का अनुभव और मार्गदर्शन भारत को अधिक सुरक्षित, सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनने में निरंतर योगदान देता रहेगा। यह मेरी मनोकामना है। श्री अजीत डोभाल जी को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए फिर एक बार हार्दिक बधाई देती हूँ। उनके उज्जवल स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के और मंगल कामनाएं देती हूँ और मेरे वाणी को विराम देती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया, इसलिए मैं रोहित तिलक जी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोकमान्य टिळक हे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे सुद्धा प्रतीक होते, प्रवर्तक होते। 1920 पूर्वी त्यांनी रवींद्रनाथ टागोरांना 50,000 रुपयांची देणगी दिली होती आणि 1920 पूर्वीचे 50,000 लक्षात घ्या, आजचे 5 कोटींपेक्षा जास्त होतील। आणि ती देणगी त्यांनी यासाठी दिली होती की परदेशामध्ये रवींद्रनाथ टागोरांनी भारतीय संस्कृतीचा, भारतीय साहित्याचा आणि राष्ट्रवादाचा प्रचार करावा। यानंतर मी विनंती करेन राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांना की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी। भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचे जनक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या स्मृतीला मी वंदन करतो आणि व्यासपीठावर उपस्थित या देशाचे
फौलादी आणि कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह, आजचे सत्कार मूर्ती भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार गौरव मूर्ती अजित डोभालजी, आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवारजी, आमचे केंद्रीय मंत्री, आमच्या सहकारी मंत्री आणि सर्व व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवर, लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉक्टर रोहित टिळक आणि ट्रस्टचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व मान्यवर बांधव भगिनींनो आणि पत्रकार मित्रांनो, आज 1 ऑगस्ट देशाला स्वराज्याचा मंत्र देणाऱ्या लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या पुण्यतिथीचा दिवस. त्यांच्या स्मृतींना खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा मी अभिवादन करतो. 1 ऑगस्ट म्हटलं की संपूर्ण देशाला आणि महाराष्ट्राला उत्सुकता असते की लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराची, आणि आम्ही देखील भाग्यवान आहोत की अनेक वेळा या पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचं भाग्य आम्हाला मिळालं. 2023 साली या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. यापूर्वी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासह अनेक मान्यवरांना आजवर या पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे. आज याच पुरस्काराच्या गौरवशाली परंपरेमध्ये देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभालजी यांचं नावही जोडलं गेलेलं आहे, आणि ही आपल्यासाठी आनंदाची अभिमानाची बाब है. इसी पुण्यभूमि से लोकमान्य तिलक जी ने देश को स्वराज्य का मंत्र दिया था. देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक महान व्यक्तित्व का उसी पुणे में सम्मान हो रहा है. इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है. शेक्सपियर कह गए थे नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं कहता हूं अजित डोभाल सिर्फ नाम ही काफी है. महाराष्ट्राच्या 13 करोड जनतेच्या वतीने मी त्यांचं अभिनंदन करतो, आणि एक गोष्टीचा इथे मुद्दाम उल्लेख करतो. देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने छाती की ढाल बनाने वाले डोभाल जी को अमित भाई के हाथों ये पुरस्कार दिया जा रहा है. ये दुग्ध शर्करा योग है, ये संजोग है. ये सिर्फ एक महान व्यक्ति दूसरे महान व्यक्ति का सम्मान नहीं है. एक तरफ देश का आंतरिक सुरक्षा को नई दिशा देने वाले, नक्सलवाद को समाप्त करने वाले, सफाया करने वाले और देशद्रोहियों का खात्मा करने वाले गृह मंत्री अमित भाई शाह, और दूसरी तरफ देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताकत देने वाले रणनीतिकार अजित डोभाल जी. यह भारत की राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना को नमन करने का समारोह है. और मैं यह भी कहूंगा कि 2014 में इस कल्याणकारी सुराज्य की सरकार की स्थापना मोदी जी ने की. अमित भाई तो उनके साथ साहेब के तरीके से खड़े थे. हम सिर्फ राम नहीं कहते, साथ में लक्ष्मण का नाम भी लेते हैं. राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते हैं. वैसे देश की राष्ट्रप्रेमी जनता आज मोदी शाही कहती है. यह भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है. लोकमान्य तिलक जी ने हमें स्वराज का महामंत्र दिया, और आज हमारा देश उस स्वराज की सुरक्षा का मंत्र दुनिया को, विश्व को दे रहा है. ये हमारे लिए गौरव की बात है. इस मंत्र की रचना डोभाल साहब ने आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में कर रहे हैं. लोकमान्य तिलक और अजित डोभाल जी का दौर वैसे अलग अलग है, लेकिन जब हम देश हित और इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उस नजरिए से देखते हैं
तो डोभाल जी और लोकमान्य तिलक जी के आदर्शों पर ही चलने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसका उल्लेख डॉक्टर रोहित जी ने भी किया है। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने खुद का एक समांतर काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया था। तिलक जी के नेटवर्क में ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और डाक विभाग के कर्मचारी मुखबिर यानी खबरी के रूप में काम करते थे। ब्रिटिश क्या कार्रवाई करने वाली है, इसकी खबर लोकमान्य तिलक जी को पहले ही मिल जाती है और डोभाल जी और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों का नेटवर्क भी लोकमान्य तिलक जी के आदर्श पर चला रहे हैं। यह भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आतंकवाद की कमर तोड़ने और दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए डोभाल जी ने भारत की इंटेलिजेंस प्रणाली को दुनिया में अव्वल बनाया। डोभाल जी 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बनकर रह चुके। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले स्वर्ण मंदिर में कितने आतंकवादी हैं, उनकी ताकत कितनी है, उनकी तैयारी कैसी है, यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। उस समय एक फेरी वाला सामान लेकर मंदिर में आता जाता था, वो फेरी वाला कौन था, जब मैं डोभाल जी से नहीं पूछूंगा। एक अधिकारी तौर पर भी पंजाब में खालिस्तानवादी आंदोलन के खिलाफ लड़ाई में डोभाल जी की भूमिका निर्णायक रही। इसके लिए डोभाल जी को कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया गया और भारतीय सेना के बाहर किसी व्यक्ति को कीर्ति चक्र का सम्मान देश के इतिहास में यह सिर्फ डोभाल जी को ही मिला है, यह भी हमारे लिए गौरव की बात है। उरी के आतंकवाद का भी यहाँ पर उल्लेख रोहित जी ने किया है, सर्जिकल स्ट्राइक का भी किया है, पुलवामा हमला इसका भी किया है और ऑपरेशन सिंदूर तो कोई नहीं भूल सकता है। और हमारी सेना ने महज 23 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों के बल पर लाने का काम किया है, यह भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और अजीत डोभाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अतुलनीय देश प्रेम, बेहतरीन रणनीतिक कौशल और राष्ट्र रक्षा के लिए किए गए कड़े सटीक फैसले ही डोभाल जी की असली पहचान है। राष्ट्र प्रथम, यही राष्ट्रभक्त डोभाल जी का मिशन है। अजीत डोभाल जी को अक्सर क्या कहने का, अभी रोहित ने तो धुरंधर की बात कही है, जेम्स बॉन्ड, भारत का जेम्स बॉन्ड। अभी जेम्स बॉन्ड का जमाना चला गया है। डोभाल साहब को नए भारत का असली धुरंधर कहे जाना भी उचित होगा। घर में घुस के मारेंगे, सशक्त भारत के इस निर्धार को पूरा करने का साहस दिखाने वाले डोभाल जी पर्दे के नहीं बल्कि असली धुरंधर है। और उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े होने वाले हमारे मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई यहाँ पर उपस्थित है। इसीलिए ये सम्मान को 4 चांद लग गए हैं। डोभाल जी के युद्ध के मैदान में सीधे लड़ने वाले सैनिक नहीं, लेकिन उन्हें देखकर एक ही 2 पंक्तियां कहता हूं, सीमाएं सिर्फ नक्शों में नहीं होती, सीमाएं सिर्फ नक्शों में नहीं होती, उन्हें हौसलों से भी महफूज रखा जाता है। ये 2 पंक्तियां ही डोभाल जी का पूरा प्रोफाइल बताती है। और इसलिए 2014 से पहले देश की परिस्थिति हमने देखी है, धमाकों की घटनाओं से कांपता भारत हमने देखा है। 2014 के बाद सुरक्षित भारत भी हमने देखा है। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें डोभाल साहब का भी योगदान है। भारताला युद्ध नको आहे, भारताला शांतता हवी, पण भारतीय स्वराज्याकडे डोळे वटाळून कोणी बघण्याची हिम्मत केली तर त्याचे डोळे त्याच्या हातात काढून देण्याची हिम्मत भारतीय लष्करामध्ये आहे। आणि म्हणून आज भारताची ताकद केवळ आपल्या शस्त्रामध्ये नाही, भारताची ताकद आपल्या खंबीर निर्णय क्षमतेत आहे। भारताची ताकद केवळ आपल्या सीमांमध्ये नाही, तर भारताची ताकद आपल्या 140 कोटी जनतेच्या आत्मविश्वासामध्ये आहे। आणि म्हणून 2023 साली हा पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांना मिळाला। त्यांनी हा पुरस्कार या भारताच्या जनतेला समर्पित केला। आज तोच पुरस्कार मोदीजींनी, अमित भाईंनी नियुक्त केलेल्या धडाकेबाज
आणि चाणाक्ष अशा देशभक्ताला मिळाला, त्याचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो आणि या देशाच्या सुरक्षा आणि इंटेलिजन्स परंपरेचा हा गौरव आहे. आणि राहुल रोहितजींना देखील मी धन्यवाद देतो की खऱ्या अर्थाने देशाचा सन्मान आपण केलेला आहे. आणि म्हणून या पुरस्काराच्या माध्यमातून देशाच्या सैनिकांना, सुरक्षा यंत्रणांना आणि गुप्तचर यंत्रणांना हा पुरस्कार दिला आहे. खऱ्या अर्थाने मी पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो आणि जाता जाता 4 ओळी सांगतो. नजर में मुल्क की हिफाजत का ऐसा जुनून रखा है, नजर में मुल्क की हिफाजत का ऐसा जुनून रखा है, जिस्म पर वर्दी नहीं सही पर रूह में वतन परस्ती का खून रखा है. जो खामोशी से हर साजिश को नाकाम करे, भारत माँ ने अपनी ढाल बनाकर ऐसा एक धुरंधर रखा है. त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा. भारत भूमीचे सुपुत्र, त्यांना उत्तम आरोग्य आणि त्यांच्या हातून अशी देशसेवा घडत राहो अशा शुभेच्छा देतो. आणि रोहित टिळक आणि त्यांच्या टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना विनंती करते त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. ज्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला दिशा दिली, गती दिली आणि अनेक क्रांतिकारक दिले असे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने त्यांना नमन करतो. आणि ज्यांना लोकशाहीर म्हणून आपण ओळखतो ते साहित्यभूषण अण्णाभाऊ साठे यांच्याही जयंतीच्या निमित्ताने त्यांना नमन करतो. आज या लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराच्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित भारत देशाचे कणखर आणि कर्मठ असे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शहा, ज्यांना आज हा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतोय, भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय सुरक्षेला ज्यांनी एक वेगळा आयाम दिला ते माननीय अजित डोभालजी, लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, सुनेत्राताई पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, रवींद्र चव्हाणजी, चंद्रकांत दादा पाटीलजी, उदय सामंतजी, माधुरीताई मिसाळ, लोकमान्य टिळक ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री रोहित टिळक, श्रीमती गीतालीताई टिळक, डॉक्टर प्रणितीताई टिळक, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपल्या सर्वांकरताच हा अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षापासून देशातील अनेक नामवंत मान्यवर, विविध क्षेत्रातील लोक, देशाचे पंतप्रधान असतील, देशाचे शास्त्रज्ञ असतील, देशाच्या विविध क्षेत्रात काम करणारे असतील, अशा अनेक महनीय लोकांना हा पुरस्कार प्राप्त झाला. आणि यावेळी हा पुरस्कार राष्ट्रीय सुरक्षेला ज्यांनी एक नवीन दिशा दिली आणि संपूर्ण जीवन हे राष्ट्राकरता समर्पित ठेवत आजही राष्ट्राच्या सुरक्षेकरता जे कार्य करतायत अशा अजित डोवालजींना हा पुरस्कार मिळाला, याचा आपल्या सर्वांना अतिशय मनापासून आनंद आहे. आणि विशेष आनंद हा आहे
की एका धुरंधराला पुरस्कार देण्याकरता दुसरे धुरंधर या ठिकाणी आलेले आहेत. खरं तर मी असं देखील म्हणू शकतो की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात ज्यांना चाणक्य म्हणून ओळखलं जातं त्यांना पुरस्कार देण्याकरता राजकीय क्षेत्रातले चाणक्य आज या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यामुळे शिंदे साहेबांनी सांगितलं तसा हा अतिशय दुग्ध शर्करा योग आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अजित डोवालजींनी ज्या प्रकारे पहिल्यांदा पोलीस सेवा आणि त्यानंतर आयबीच्या माध्यमातनं रॉच्या माध्यमातनं त्यांनी केलेलं कार्य आणि विशेषतः 2014 पासनं या देशामध्ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी त्यांना आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार केल्यानंतर देशाच्या सुरक्षिततेचं जे डॉक्ट्रिन होतं हे पूर्णपणे बदलण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि विशेषतः एक नवीन डॉक्ट्रिन प्रोएक्टिव्ह डिटेरन्स, या प्रोएक्टिव्ह डिटेरन्सच्या माध्यमातून त्यांनी कुठल्याही परिस्थितीला कशा पद्धतीनं रिस्पॉन्ड केलं पाहिजे या संदर्भातली जी रणनीती तयार केली, जी कूटनीती तयार केली, आज निश्चितपणे आपण पाहतोय की आता भारत हा मार खाणारा देश राहिला नाही तर मोदीजींच्या नेतृत्वात घुसून मारणारा देश झालेला आहे. हा महत्त्वपूर्ण फरक भारताच्या संपूर्ण सामरिक शक्तीमध्ये आणि भारताच्या सामरिक नीतीमध्ये आणण्यामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा रोल, एक महत्त्वाची भूमिका ही या ठिकाणी अजित डोवालजींनी त्या ठिकाणी केली आहे. आणि त्यांचं एक अतिशय महत्त्वाचं वाक्य आहे. ते असं म्हणतात, देर इज नो सिल्वर मेडल इन नॅशनल सिक्युरिटी. देर इज नो सिल्वर मेडल इन नॅशनल सिक्युरिटी. इफ यू विन यू मेक हिस्ट्री, इफ यू लूज यू बिकम हिस्ट्री. अशा पद्धतीनं अतिशय परखडपणे आपले मत मांडणारे अजित डोभालजी आणि ज्या प्रकारे त्यांनी वेळोवेळी आपला जीव धोक्यात घालून स्ट्रॅटेजिकली या देशाकरता कार्य केलं, आज खरोखर त्यांच्यासारख्या व्यक्तीला ज्यांनी कधीही मेडलचा आणि पुरस्काराचा विचार केला नाही अशा व्यक्तीला हा पुरस्कार मिळतोय ही आपल्या सगळ्यांकरता अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, हा पुरस्कार लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या नावाने मिळतो आहे हे त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं आहे. या देशाच्या इतिहासामध्ये आणि देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्या व्यक्तींनी खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्य लढ्याला एक दिशा दिली ते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक होते. इंग्रज त्यांना भारतीय असंतोषाचा जनक म्हणायचे, पण आपण त्यांना भारतीय राष्ट्रवादाचा जनक म्हणतो. या भारतामध्ये राष्ट्रवादाची सुरुवात जर कोणी केली असेल तर ती लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी केली आणि म्हणून ते भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे, अनेक वेळा आपण त्यांचं अतिशय प्रसिद्ध वाक्य वापरतो, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच. हे वाक्य याकरता स्वराज्याचा मंत्र ठरलं कारण 1857च्या स्वातंत्र्य समरानंतर ज्यावेळी ते समर इंग्रजांनी ठेचून काढलं, अक्षरशः त्या ठिकाणी पूर्णपणे अत्याचार केले आणि त्यानंतर या भारतामध्ये एक अशी देखील पिढी तयार झाली होती की ज्या पिढीला हे वाटायचं की आम्हाला स्वातंत्र्य मिळणं कठीण आहे, ज्या पिढीला असं वाटायचं की आमच्या स्वातंत्र्याचा सूर्य हा इंग्रजी राणीच्या आशीर्वादानेच उगवू शकतो आणि राणीच्या आशीर्वादाने ज्यावेळी ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये ठराव होईल त्याच वेळी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळेल, अशा प्रकारची मानसिकता तयार झाली होती.
त्या मानसिकतेला छेदण्याचं काम करत लोकमान्य टिळकांनी सांगितलं, स्वातंत्र्य हे कोणाच्या आशीर्वादाने नाही, कोणाच्या भिके खातर नाही, तर तो माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवून दाखवणारच. आणि हे सांगून या भारतामध्ये पुन्हा एकदा त्यांनी स्वातंत्र्याचं रोपण केलं, त्या विचाराचं रोपण केलं रक्तामध्ये, आणि आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या रक्तामध्ये एक नवीन अशा प्रकारची त्या ठिकाणी व्यवस्था त्यांनी उभी केली. आणि म्हणूनच आज अनेक क्रांतिकारी आपण बघतो की ज्या क्रांतिकारकांना खऱ्या अर्थानं जर दिशा कोणी दिली असेल तर ती लोकमान्य टिळकांनी दिली. या महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये सामान्य माणसाला स्वातंत्र्याच्या चळवळीत कसं आणता येईल याचा विचार करताना लोकमान्य टिळकांना माहिती होतं की आपला जो समाज आहे हा समाज खऱ्या अर्थानं अतिशय धार्मिक, आध्यात्मिक असा समाज आहे. आणि म्हणून ज्यावेळी त्यांनी सार्वजनिक गणेश उत्सवाची संकल्पना मांडली, तो धार्मिक सण नव्हता, तो सामाजिक अभिसरणाचा सण होता. कारण लोकमान्य टिळक नेहमी म्हणायचे की आमचं पारतंत्र्य हे एकाच कारणामुळे आम्हाला आलं, आम्ही जाती जातीमध्ये विभाजित झालो, आमच्यामध्ये मनभेद तयार झाले आणि म्हणून आम्ही पारतंत्र्यात गेलो. आणि म्हणून बहुजन वर्गाला, सगळ्यांना, अभिजात वर्गाला एकत्रितपणे या गणेश उत्सवाच्या माध्यमातून त्यांनी एकत्रित आणलं आणि त्यातनं स्वातंत्र्य लढा हा तयार केला. छत्रपती शिवरायांचं त्या ठिकाणी महोत्सव असेल की ज्यातनं आपल्या तरुणाईच्या रक्तामध्ये एक नवीन स्फुरण आणण्याचं काम हे लोकमान्य टिळकांनी त्या ठिकाणी आणलं. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये त्यांचं जे योगदान आहे हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारचं जे व्यक्तिमत्व आहे, या व्यक्तिमत्वाच्या नावाचा जर पुरस्कार असेल तर तशाच प्रकारचं राष्ट्रप्रेम, तशाच प्रकारचा राष्ट्रवाद, तशाच प्रकारचं समर्पण ही भावना असलेल्या व्यक्तीलाच ते देणं योग्य आहे. आणि ती भावना असलेली व्यक्ती म्हणजे अजित डोभालजी आहेत आणि म्हणून त्यांना हा पुरस्कार दिला जातोय. आणि बालपणापासनं हीच भावना ज्यांनी जोपासली, आज भारताच्या आंतरिक सुरक्षेमध्ये ज्या प्रकारचं परिवर्तन आणून दाखवलं ते अमितभाई शहा यांच्या हातून हा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जातोय. निश्चितपणे आपल्या सर्वांना याचा आनंद आहे. मी जाता जाता टिळक स्मारक ट्रस्टला तर धन्यवाद देईन, त्यांचं तर अभिनंदन करेन, सोबतच अजित डोभालजींचंही अभिनंदन करेन. पण ईश्वराला प्रार्थना करेन की ईश्वराने अजित डोभालजींना वयाची 100 पूर्ण करतपर्यंत भारताची सेवा करण्याकरता आशीर्वाद द्यावा आणि त्यांनी अशीच सेवा करत राहावी अशी त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. त्यांच्यासारखा एवढा मोठा व्यक्ती, पण सर्वात मोठा गुण जर त्यांचा कुठला असेल तर त्यांची विनम्रता आहे. त्या विनम्रतेच्या आत त्यांच्यामध्ये ज्या प्रकारची क्षमता आहे ती क्षमता कधी लक्षात येत नाही. अशा विनम्र अजितजींना खूप मनापासून शुभेच्छा देत मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. संसद में चर्चा बहस चल रही है और विषय है पाक व्याप्त कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. कुछ लोगों का कहना है कि पाक व्याप्त कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है. तब एक व्यक्ति तिलमिला के उठ के खड़ा होता है और बोलता है पाक व्याप्त कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा. इस विषय पर हम अपनी जान दे सकते हैं. आप क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर के विषय पर अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने की तैयारी रखने वाला वह व्यक्ति होता है माननीय श्री अमित जी शाह. एक वक्त था जब कश्मीर के लाल चौक में हम तिरंगा नहीं लहरा सकते थे और आज एक वक्त है जब अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ है. ऐसे निर्णय लेने के लिए असीम साहस की आवश्यकता होती है. अमित जी ने यह निर्णय लेकर सिद्ध किया है कि वे सरदार पटेल, सावरकर और आचार्य चाणक्य की परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं. मैं अनुरोध करती हूं अमित जी से कि वे सभा को संबोधित करें. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, क्या हो गया पुणे वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई.
मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी आज जिनको तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे अणिशुद्ध देशभक्त, जन्मजात देशभक्त श्रीमान अजीत डोभाल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्रीमती सुनेत्रा प्रभार जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी श्री मुरलीधर महल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सावंत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, डॉक्टर रोहित तिलक जी, डॉक्टर गीताली तिलक जी, डॉक्टर प्रणति तिलक जी, यहीं की विधायक और मंत्री महाराष्ट्र सरकार में माधुरीताई मिसाल जी, और आज इस सभागार में अजीत जी के सम्मान में एकत्रित आए हुए पुणे के सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज महान देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदृष्टा और एक प्रखर पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 106वीं पुण्यतिथि है। मैं बड़े मन से तिलक महाराज के जीवन को, उनके सिद्धांतों को और देश की आजादी और देश का रास्ता प्रशस्त करने के लिए उनके योगदान को मनपूर्वक प्रणाम कर कर स्मरण करता हूं। आज अन्ना भाऊ साठे जी का भी जन्मदिन है। अन्ना भाऊ जिस परिस्थिति में पैदा हुए, समाज के जिस वर्ग में पैदा हुए, मातंग समाज से पैदा होकर बहुत अल्प काल का शिक्षा प्राप्त कर कर अपने आप, कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को शिक्षित करता है, इसका अगर पूरे भारत में उदाहरण ढूंढना है तो अन्ना भाऊ साठे जी एकमात्र उदाहरण है। वो स्वयं विद्यार्थी भी थे, वो स्वयं शिक्षक भी थे, और फिर भी न केवल मातंग समाज, न केवल दलित समाज, समग्र समाज के एक महान समाज सुधारक बनकर वो उभरे। वो लोग कवि भी बने, वो क्रांतिकारी विचारों से अपने साहित्य का सृजन भी करे, और वो मराठी साहित्य जगत में साहित्य रत्न और लोक शाहीर भी कहलाए गए। जब अन्ना भाऊ के जीवन को समझते हैं तब मालूम पड़ता है कि पूरे जीवन में जो बच्चा सिर्फ डेढ़ दिन ही स्कूल में जा पाया, उसने अपने आप को विद्यार्थी और शिक्षक दोनों बनाकर
समाज में इतना बड़ा योगदान दिया। साठे जी को भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज तिलक महाराज की पुण्यतिथि है। कोई एक व्यक्ति के जीवन पर जब पुस्तक लिखना होता है तो उसके बहुत सारे चैप्टर होते हैं, प्रकरण होते हैं। उनके जीवन में उन्होंने जिस जिस विषय पर योगदान दिया है, जो जो घटनाएं घटी हैं, वो चैप्टर में रेखांकित की जाती हैं। मगर तिलक महाराज पर अगर पुस्तक लिखना है तो चैप्टरों से ही पूरा पुस्तक भर जाएगा। इतना बड़ा योगदान तिलक महाराज का भारत के स्वातंत्र संग्राम में। तिलक महाराज स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा में, एक नया अर्थ देने के लिए उन्होंने एक महान उद्घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस देश की जनता को स्वराज कोई दे नहीं सकता। इस देश की जनता का यह अधिकार है और उसको हम प्राप्त कर रहेंगे। पुनेरी पगड़ी पहनकर जब वो गौरव के साथ वो बात बोले होंगे, मैं कई बार आंख बंद कर सोचता हूं कैसा दैदीप्यमान वो पल होगा जब उन्होंने अमर वाक्य घोषित किया होगा। यही भूमि से शिवाजी महाराज ने स्वराज की घोषणा की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, स्वराज मतलब शासन नहीं, सिर्फ शासन नहीं, स्वराज मतलब हमारा शासन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, ये जब प्रस्थापित होता है तब ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होती है। और तिलक महाराज ने भी अपने जीवन में स्वराज के आंदोलन के साथ, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जनता को जोड़ने का काम किया। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवादी कई लोग हुए, मगर तिलक महाराज ने जब गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया, उन्होंने राष्ट्रवाद को देखते देखते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलने का काम किया। उन्होंने आने वाले दिनों में देश के चलने की दिशा भी तय कर दी और कहा कि ये देश जब भी आजाद होगा इस रास्ते पर चलेगा। और वो व्यक्ति की दूरंदेशी देखिए, आज देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल गया है, चल पड़ा है। अब उसको कोई वापिस नहीं ला सकता। देश यही रास्ते पे चलता रहेगा। तिलक महाराज एक शिक्षक थे, शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा के आग्रही थे, प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार कितना निर्भीक हो सकता है, वो केसरी के तंत्री लेख देखकर ही कोई इसका अनुभव कर सकता है। और एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति दुनिया के सामने करने का काम तिलक महाराज ने किया। करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर स्वराज का मंत्र प्रज्वलित किया। एक युग पुरुष, एक महान शिक्षक, एक निर्भीक पत्रकार, चिंतक, कर्मयोगी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोड़ पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किसी के साथ मेल नहीं खाती है। वो सबसे ऊपर थी। मित्रों, इन्होंने अभी मुझे भी गुजराती में तिलक महाराज की गीता का अनुवाद दिया गया। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है, गीता को तिलक महाराज की दृष्टि से पढ़िए। आपके जीवन में कभी आप गलती नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये जो ग्रंथ है,
वो श्रीमद् भगवत गीता का व्यवहारू स्वरूप क्या हो सकता है। एक आम आदमी, एक विद्यार्थी, एक युवा, एक किशोर, एक नागरिक भगवत गीता को कैसे जी सकता है, उसका व्यवहारू स्वरूप तिलक महाराज ने हम सबके सामने रखने का काम। उन्होंने उस जमाने में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज तक की पूरी शिक्षा की चक्र की व्यवस्था पुणे में करने की व्यवस्था की। और उन्होंने बुद्धि को ज्ञान देना ये शिक्षा का काम है। ये मंत्र दिया, चरित्र को दृढ़ीभूत करना वो शिक्षा का काम है। और शिक्षा प्राप्त कर जो बड़े होते हैं वो सभी भारत माता के चरणों में समर्पित करे, वो शिक्षा है। वो व्याख्या उन्होंने की। अंग्रेज अगर किसी अखबार से डरते थे तो केसरी और द मराठा से डरते थे, और उसमें अखबार से ज्यादा तिलक महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पहली बार प्रस्तावित किया था कि राष्ट्र की चेतना को जगाए बगैर स्वतंत्रता अगर मिलती भी है तो वो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। राष्ट्र की चेतना को जगाकर ही स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था, संगठन के बगैर, जनशक्ति के बगैर राष्ट्र शक्ति कभी निर्मित नहीं हो सकती। और उन्होंने कई प्रकार के उत्सवों के माध्यम से न केवल महाराष्ट्र, देश भर की जनता को संगठित करने का काम किया। आत्मनिर्भरता, अनुशासन और उत्तरदायित्व को भी, कर्तव्य को भी, इनके स्वराज पर के जितने भाषण हुएंगे उसको पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि आत्मनिर्भरता वो भी स्वराज का हिस्सा है, अनुशासन, डिसिप्लिन वो भी समाज का हिस्सा है, स्वराज का हिस्सा है, और कर्तव्य भाव देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, वो भी स्वराज का हिस्सा है। मैं मानता हूं कि एक ही व्यक्ति ने अपने एक जीवन में इतने सारे काम किए कि जब तिलक महाराज का देह शांत हुआ, महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा ये लोकमान्य थे, लोगों में सबसे लोकप्रिय तिलक महाराज थे। और ये बात हम सब के लिए बहुत अकूट प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन, उनका कवन, जो बोले हैं, जो लिखा है, वो आज के युवा और किशोरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं सभी को मन पूर्वक अपील करना चाहता हूं, तिलक महाराज को पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि तिलक महाराज का लेखनी कभी कालबाह्य नहीं होगा, ये एटर्नल है, हमेशा देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। मित्रों, आज मैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अभी अभी श्रीमान अजीत डोभाल जी को दिया गया, वो देने के लिए आया हूं। मैं तिलक स्मारक ट्रस्ट का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजीत डोभाल जी को पुरस्कार देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका मिला। मित्रों, हमारे समाज जीवन में पुरस्कार को तमका मानते हैं। पुरस्कार तमका नहीं है। पुरस्कार एक लोगों को प्रेरणा देने का और लोगों के, बड़े लोगों के काम को एक्नॉलेज करने की एक पद्धति है। कोई व्यक्ति जब समाज के किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करता है तब वो व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो इससे आगे कई गुना आगे निकल जाता है। और समाज का दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि ऐसी व्यक्तियों का सम्मान करना। ऐसी व्यक्तियों का जब सम्मान होता है तब समाज के कृतज्ञ भाव का तो एक प्रकार से निर्वहन होता ही है, क्योंकि जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया उनको पुरस्कृत करना,
वो समाज का उत्तरदायित्व है। परंतु इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तित्वों के तरह जीने का भी कई सारे लोगों को प्रेरणा मिलता है, जो ये परंपरा को निरंतर बनता है। और मैं मानता हूं कि आज तिलक पुरस्कार जो अजीत डोभाल जी ने को मिला है, इस देश के लिए जीने वाले, इस देश के लिए काम करने वाले हर सेक्टर के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थान बनेगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं फिर से एक बार अजीत जी को पुरस्कार देने के लिए और पुरस्कार देने के लिए मुझे बुलाने के लिए तिलक स्मारक ट्रस्ट का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं गुजरात में गृह मंत्री था, तब से अजीत डोभाल जी को जानता हूं। हमारे यहां एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मेरा अजीत जी से कोई परिचय नहीं था। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं और देश भर में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसकी जांच गुजरात पुलिस ने करनी चाहिए और आप अजीत डोभाल जी को बुलाइए और उनके साथ, आपके अफसरों के साथ बैठकर चर्चा करिए। मुझे याद है मेरे घर पर अजीत जी आए थे, दोपहर का वक्त था और उन्होंने जो टिप्स दी थी इसका परिणाम ये था कि न केवल अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट, देश भर के 13 बॉम्ब ब्लास्ट एक साथ गुजरात पुलिस ने रिजॉल्व किए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम किया। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना पड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। मोदी जी गुजरात में थे तब से चर्चा करते थे कि इस देश की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी का अभाव दिखाई पड़ता है। जब वो प्रधानमंत्री बने, मैंने पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और इनके कैबिनेट के साथी के रूप में बारीकी से देखा है। आज भारत की विदेश नीति रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति बनी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने सम्मान के साथ दुनिया में हमारा स्थान मजबूत किया है और मोदी सरकार ने ये जो अचीव किया है उसमें भी अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, एक युवा अधिकारी गढ़वाल से आकर 72 में 68 में आईपीएस बनता है। शुरुआती कैरियर में ही केरल की इनकी कैडर छोड़कर आईबी के डेप्यूटेशन पर आना और फिर 72 से लेकर जब डीआईबी बने तब तक सतत आईबी के ऑफिसर के रूप में हर चुनौती जो देश के सामने आई उसके लिए इनको ही डीआईबी जो उस वक्त के थे उन्होंने नियुक्त किया। पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान में रहकर कई जगह पे इन्होंने एक अद्भुत योगदान देने का काम किया है, जिसका चित्रांकन और जिसका मूल्यांकन संभव ही नहीं। क्योंकि आईबी के जो अफसर करते हैं, जो उनकी ड्यूटी निभाते हैं, वो कभी पूर्ण रूप से घोषित नहीं होती। पाकिस्तान में भी अजीत डोभाल जी ने 6 साल तक काम किया और बड़े क्रूशियल समय में काम किया।
उसके बाद आईबी में उनको ऑपरेशन विंग में नियुक्त किया गया और मैं गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं मल्टी एजेंसी सेंटर देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी आज बना है। मोदी जी के आने के बाद 19 के बाद हमने उसको पूरी तरह से पुनर्जीवित भी किया है और एक नया अवतार भी आज के समय के रूप में लाए हैं। परंतु मैक के स्थापक अध्यक्ष अगर कोई था तो अजीत डोभाल जी थे। उन्होंने ही मैक की नींव मजबूत नींव रखने का काम किया। 2004 में डीआईबी बने और डीआईबी बनने के बाद 2005 में वो सेवानिवृत्त हुए। मित्रों, उसके बाद भी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से भारत की विदेश नीति, भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की बाहरी सुरक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार वो अनेक सालों तक काम करेंगे। 2005 से 14 का विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल और वहां पर जो चिंताएं की गई, चर्चाएं की गई, जो निष्कर्ष पर पहुंचा गया, वो निष्कर्ष सारा रिजोल्यूशन में और किताबों में बंद था। मगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अजीत डोभाल जी को उन्होंने एनएसए बनाया और जो भी मंथन हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम कर दिया। अजीत डोभाल जी को हम एनएसए के रूप में जानते हैं, मगर हम नहीं जानते क्योंकि ऐसी चीजों का प्रचार नहीं होता है। मगर आज मौका भी है, दस्तूर भी है। अजीत डोभाल जी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक एनएसए रहने का सम्मान भी श्री अजीत डोभाल को जाता है। और उन्होंने अनेक दृष्टि से भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के फैसलों के पीछे डोभाल जी का बहुत लंबा अनुभव सिद्ध सलाह भी होता था। और बहुत, मैं एक वाक्य में भी कहना चाहता हूं, हमारी सेना की सुरक्षा क्षमता और आक्रामक क्षमता को आमूल चूर परिवर्तित करने का काम ये 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसमें डोभाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब मुझे ट्रस्ट का फोन आया कि श्री अजीत डोभाल जी को हमारी कमेटी ने इस वर्ष के तिलक पुरस्कार के लिए चयन किया है, अगर आप आ सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। मैं कहूं आपको तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे मालूम नहीं है, मगर डोभाल साहब को पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जरूर आऊंगा। और मित्रों, आज हमने इस सभागार में बैठकर तिलक महाराज की भूमि पर, शिवाजी महाराज की भूमि पर, पेशवाओं की भूमि पर हमने एक बहुत स्तुत्य काम किया है। एक अणिशुद्ध देशभक्त, एक जन्मजात देशभक्त का सम्मान करने का मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं और देश भर के कई लोग करते हैं कि अजीत डोभाल जी शतायु हो और लंबे समय पर तक पूर्ण स्वास्थ्य के साथ अपना योगदान देश की सुरक्षा के लिए देते रहे। और मैं फिर से एक बार तिलक स्मारक ट्रस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत स्तुत्य काम किया है कि अजीत डोभाल जी को महान तिलक स्मारक से
अवार्ड से आपने पुरस्कृत किया है, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। संस्कृत में एक वचन है, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात देवो दुर्बल घातकः। अर्थात यज्ञ में बलि घोड़े की नहीं दी जाती, नहीं हाथी की और नहीं शेर की। बलि दी जाती है तो मासूम बकरे के बच्चे की, यानी स्वयं ईश्वर भी दुर्बलों की रक्षा नहीं करता। और इसी आधार पर जिन्होंने डिफेंसिव ऑफेंस अर्थात आक्रामक सुरक्षा की डॉक्ट्रिन फलसफा हिंदुस्तान को दिया, वे भारत के सुरक्षा सलाहकार माननीय श्री अजीत डोवाल जी। यू डू वन मोर मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान, ऐसी चेतावनी पाकिस्तान को देने वाले अजीत डोवाल जी। देश की सरकार किसी भी दल की हो, जब जब देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला आता है, सभी सरकारों के पास एक ही जवाब होता है और वह जवाब है अजीत डोवाल साहब। बात केरला के थलासरी के सांप्रदायिक दंगों की हो या मिजोरम के अलगाववादी नेता लाल डेंगा की, सिक्किम को भारत का अविभाज्य हिस्सा बनाना हो या ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इतना ही क्यों इतिहास में सबसे चर्चित IC-814 के विमान अपहरण में आतंकियों से बातचीत, जब जब निगोसिएशन की बात आती है तब एक ही नाम होता है अजीत डोवाल साहब। डोवाल साहब, मैंने कल ही आपकी डिसीजन मेकिंग पर एक वीडियो देखी और ऐसी सुंदर वीडियो मैंने आज तक अपने जिंदगी में देखी नहीं, जिसमें डोवाल साहब ने यह बताया है कि क्रिटिकल डिसीजन लेते वक्त क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि निर्णय लेने से पहले यह सवाल अपने आप से पूछे कि इसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है और मुझे डर तो नहीं लग रहा। अगर इसका उत्तर हाँ है तो यह निर्णय ले लें। आप कहते हैं कि हमने यह भी सवाल पूछना चाहिए कि इस निर्णय की कॉस्ट क्या है, दाव तो लगाना है, स्टेक्स क्या है। मैं आज यह एक हिंदुस्तानी के रूप से बड़े ही गर्व से इस सदन को बताना चाहूंगी कि अपने 30 साल की तूफानी IB करियर में राष्ट्रहित में अजीत डोवाल साहब ने कई बार अपनी जान की बाजी लगाई है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कि लोग अमृत जांच कर पीते जहां, हमने जहर बिना पूछे पिया, क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय अजित डोवाल साहब को। आप सबसे अनुरोध है, सगळ्यांनी उभं राहून अभिवादन करावं डोवाल साहेबांना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती सुनेत्रताई पवार जी, तिलक स्वराज स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक और इस ट्रस्ट के अन्य सदस्यगण, मंच पर आसीन सभी महानुभावगण और इस सभा में उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा अभिवादन। मैं इस मंच पर यहाँ पर आकर अपने को एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति में समझता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री का, सभी लोगों का जिन्होंने मेरे बारे में कहा। सत्य क्या है ये तो शायद मुझे भी नहीं मालूम पूरा। मेरे बारे में आप ऐसी धारणा रखते हैं, मैं इसके लिए आपको
नमन करता हूं। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूं। साथियों, आज एक विशेष दिन है। यह विशेष दिन है हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के प्रेषक, स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्भुत सेनानी, फिलोसोफर, मार्गदर्शक, उनकी 106वीं पुण्यतिथि का यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पुणे में, जो उनकी कर्मभूमि थी, और आप सब लोगों को जो पुणे के निवासी हैं, उनके साथ मिलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। मैं दिवंगत आत्मा को नमन करता हूं और उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज का दिन यह भी दिन है कि जब हमें स्वयं को फिर सोचने की आवश्यकता है। माननीय गृहमंत्री जी ने इस पर बल भी दिया कि उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। आज भी जो उन्होंने कहा था, एक बार हर भारतीय को, विशेषकर हमारे युवाओं को, ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर जो भारत की उनकी परिकल्पना थी वो क्या थी और क्या भाव था राष्ट्र निर्माण का। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं तिलक स्वराज संघ, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को, और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। लोगों में एक त्रासदी थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक करा रहा था समाज। लेकिन जो चाहते भी थे कुछ बोलना, वो यही कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले। ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। अब चाहे उनका त्याग और उनकी सेवा, चाहे महाराष्ट्र का प्लेग हो, जिसमें उनके अपने पुत्र 21 वर्षीय विश्वनाथ को भी अपने प्राण देने पड़े, लेकिन उसके बाद भी वह पुणे छोड़ के नहीं गए। यहां पर लोगों को यातना थी, उन्होंने सोचा ये मेरा कर्तव्य भी है। वो समाज सेवी भी थे। और ये पुणे तो एक धरती, इसके अंदर में ये वीरों की धरती भी है। यहां पर छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, मालाजी मासुरे, मुरारजी भाई देशपांडे जैसे कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता का वो उदाहरण और वो मापदंड रखे हैं जो इतिहास में एक अद्वितीय है।
और उसके साथ साथ ही यह एक विचारकों की, समाज सुधारकों की भी धरती रही है, जहां पर महर्षि करमरी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर, सेनापति बापट आदि जो हैं वो सभी हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। और इसके पीछे यदि आप देखें तो इन दोनों धाराओं की जो उत्पत्ति, जो उद्गम है, वो थी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास उन लोगों का, और उस पर उनका एक पूर्ण, वो चाहे योद्धा थे तब भी उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने उसका बहुत बड़ा मान भी था और ज्ञान भी था। लोकमान्य तिलक जी के बारे में अगर हम देखें तो वो इन तीनों धाराओं का सम्मिश्रण करते हैं। उनमें शौर्य और दृढ़ संकल्प भी था, वीरता और शौर्य का वो तंत्र उसमें समाहित था, जिसमें वो अंग्रेज सरकार को चुनौती देते थे और कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे उनको मान ले कि जेल जाना पड़े, चाहे उन्हें यातनाएं सहनी पड़े, लेकिन उन्होंने, उनसे कहा भी गया कि आप अपना वो सॉफ्ट करें तो हम आपकी उनको कम कर सकते हैं, शायद मांडे नहीं जाना पड़ेगा, देश निकालना नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और उसी के साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की सेवा की, चाहे वो प्लेग था, चाहे बीमारी थी, चाहे लोगों में यातनाएं थी, और उसके साथ साथ ही वो एक विचारक, चिंतक और धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने जो गीता का वो लिखा, तो उनकी विशेषता ये है कि वो इन तीनों धाराओं का एक सम्मिश्रण थे, एक त्रिवेणी थी, जिसके अंदर में ये तीनों धाराएं प्रबल थी, और हर एक अपने रूप में एक उसका कोई हमें दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। गृहमंत्री जी ने कहा कि उनकी पुस्तक फिर से हम लोग पढ़ें, जो उन्होंने गीता का सार अपने उसके अंदर में लिखा है, जो वो है वो पढ़ने लायक है, जीवन को एक नई दिशा देता है। पुणे से एक छोटा सा संबंध मेरा भी है। आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व मैं इस शहर में आया था, जब मेरे पिता आर्मी में यहां पर पोस्टेड थे। शायद इस सभागार में बहुत कम लोग होंगे जो उससे पहले, या कुछ ही लोग होंगे जो उससे पहले पुणे में आए होंगे जब मैं आया, और मैंने अपना स्कूल की पढ़ाई यहीं से शुरू की। मैं लगभग 1.25 साल 1.5 साल यहाँ रहे, उसके बाद मेरे पिताजी की ट्रांसफर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर्स में हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर रहा वो 1-1.5 साल। बहुत सारी चीजें तो मैं भूल गया, लेकिन 2 चीजें मुझे याद है। एक तो है, हर मंगलवार को मेरी माँ का मुझे लेके चतुर्सिंगी देवी के मंदिर में जाना। वो हमारे यहाँ एक तरह की बड़ी मोटी सी रोटी बनाते, उसको रोट कहते हैं, उसको काटते थे, मीठी होती थी, उसके अंदर में उसका भोग चढ़ाते थे, और कुछ और चीजों का भोग चढ़ाते, जो घर में आके हम लोग खाते थे, तो हमें अच्छा लगता था। उनकी बड़ी आस्था थी। और दूसरी थी कि हमारे स्कूल में एक परंपरा थी कि प्रार्थना के बाद में एक असेंबली होती थी, जिसमें कोई वरिष्ठ टीचर कुछ व्याख्यान देते थे 10-15 मिनट के लिए, किसी मोरालिटी के इशू पर, किसी महापुरुष के जीवन पर, विद्यार्थियों के कर्तव्य के, कुछ भी अच्छी बातों पर। हमारे हिंदी के एक बहुत ही अच्छे, वो थे बहुत अच्छे वक्ता भी थे, उन्होंने लोकमान्य तिलक के जीवन पर एक व्याख्यान दिया था, और उसके बाद में पुणे के अंदर में उनका बारे में मुझे पता लगा। तो मेरा पहला जो एक्सपोजर हुआ लोकमान्य तिलक जी के जीवन के बारे में 5 साल की उम्र स्कूल में हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 76 ईयर्स के बाद मैं फिर इसी पुणे की धरती पर किसी दिन उनकी स्मृति में बनाए हुए पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए यहां पर हाजिर होना, ये मेरा सौभाग्य भी है। साथियों, उनके योगदान को समझने के लिए हमें टाइम क्लॉक में पीछे जाना पड़ेगा। कैसा समय था,
हल्की हल्की, अब कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम्स थी, शायद ये नहीं था। आजकल के लोग जो अपने राइट्स की बात करते हैं उनको ये नहीं पता कि इन राइट्स को अगर हम मिसयूज करेंगे तो शायद जिन लोगों ने इन राइट्स के लिए अपना इतना सर्वस्व त्याग किया उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचेगा। हिंदी में पहला गद्य साहित्य में एक नाटक लिखा गया, उसका नाम था भारत दुर्दशा। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी में गद्य लिखने की परंपरा शुरू की थी, उससे पहले पोइट्री थी, कविताएं लिखी जाती थी, साहित्य के अंदर में गद्य लिखने का वो नहीं था। एक दो पहले प्रयास हुए थे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसको यदि आप पढ़ें, उसमें उन्होंने एक चित्रण किया है कि भारत की क्या अवस्था थी, कितनी यातना थी, कितनी वेदना थी, कितना अत्याचार था, और उसके बाद भी किसी में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। उस अत्याचार में अंग्रेजों का वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा देश के भी एक वर्ग था जो शायद इस बात को नहीं समझता था कि देश की स्वतंत्रता और उसके लिए वो अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका अपोजिशन करते हैं या उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चाहे वो छोटे जमींदारी थी या रजवाड़े थे, ये थे, उन इलाकों में तो और भी अधिक होता। भारत की उस दुर्दशा के काल में देश के विभिन्न भागों में एक वो शुरू हुई, लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रारंभ हुई एक स्ट्रीम वो महाराष्ट्र में थी, और जिसका नेतृत्व जो है वो लोकमान्य तिलक जी ने किया। उन्होंने केवल ये नारा नहीं दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये उनका सिंहनाद था। ये एक नए इतिहास की रचना का एक बड़ा विजन था, और इसमें महत्वपूर्ण स्पष्ट ये तो था ही कि मैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे बड़ा जो वाक्य जो क्लॉज था वो ये था, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये धारणा जो थी उनकी, ये विश्वास जो था उनका, और ये मनोबल जो था उनका, वो चाहते थे कि देश के हर नागरिक का ऐसा ही मनोबल बने कि मैं इसे लेकर ही रहूंगा। हमें बताया गया है कि आज भी वो बहुत प्रासंगिक हैं। यदि अगर वो आज होते तो क्या कहते, तो हमें क्या नया स्लोगन देते, एक नया युद्ध घोष देते, तो शायद वो कहते कि भारत को सशक्त और विकसित बनाना मेरा जन्म सिद्ध कर्तव्य है और मैं इसे करके ही रहूंगा। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत बड़ी बात कही गई थी कि वो लोकमान्य तिलक जी का ये विचार था कि जब तक जनता के अंदर में वो विचार नहीं आएगा, वो सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, राष्ट्र भाव का सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, जहां पर आप अपनी सभी इच्छाओं को गौण करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझे, तब तक राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का विकास और राष्ट्र सुरक्षा संभव नहीं होगी। देखिए, हम लोग स्ट्रैटेजी में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो काफी कंफ्यूजन होता है, कई रास्ते दिखाई देते हैं, कौन सा सही है, एक भ्रम की दशा में होती है। तो उसे हम कहते हैं वेड एनालिसिस।
कि जीवन के अंदर में अपेक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं तो सभी की होती है और हम सभी इंसान हैं तो सभी तरह की होती है। लेकिन हम वेड एनालिसिस करते हैं, वाइटल क्या है, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है। और यदि राष्ट्र सेवा हमारे लिए वाइटल है, अगर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना हमारे लिए वाइटल है, तो उसके सामने सारी इच्छाएं जो हैं वो गौण हो जाती हैं। एसेंशियल और डिजायरेबल वो होती हैं, वो गलत नहीं होती, शायद उसका कुछ लेजिटिमेट वो भी हो, परंतु क्योंकि वह नेशनल इंटरेस्ट के आड़े आती हैं तो हम उस किसी राह में नहीं जाएंगे जो कि हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है, चाहे मेरा उसमें निजी फायदा हो, चाहे उसमें मेरे वर्ग का, मेरी गांव का, मेरे जाति का कुछ भी हो, लेकिन अगर वो राष्ट्र हित में नहीं है तो वो मेरे हित में नहीं है। आज अगर हम लोकमान्य तिलक जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक नया संकल्प ने, एक नए भारत को बनाने के लिए, इसे शक्तिशाली करने के लिए, तो हमारे लिए शायद ये हम एक नए इतिहास का निर्माण करें। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए, एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। मुझे तो गृह मंत्री जी के साथ काफी क्लोजली काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनकी देश हित के प्रति जो कमिटमेंट देखी है, उनका जो विश्वास देखा है और उनकी जो दृढ़ता देखी है और क्लियर विजन, और कभी किसी असमंजस उनको नहीं होता, वो बड़ी श्रद्धा के पात्र है। मैं कहता हूं उन्होंने हमारा तो एक लिमिटेड काम होता है, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, ये शायद इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। हमें उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़े हिंदी के कवि थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर वो कविताएं पढ़ी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कही तो बहुत अच्छा था। उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। गुलामी के टाइम पर उन्होंने एक कविता लिखी थी। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग समय मिले तो एक छोटी सी कविता है, 15, 16, 20 लाइन की, उसको पढ़े तो, और उसका नाम है आग की भीख। उसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं और अच्छी कविता है, रोंगटे हिला देने वाली कविता है, लेकिन उसमें कुछ सोचने का विषय भी था। और कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भीख मांग रहा है। वो ईश्वर से वरदान मांगने के लिए जाता है तो कहता है, क्या चाहिए मुझे कि तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूं। तम अंधेरे को कहते हैं, जो तम को वेद सके, जो अंधेरे से थ्रू मुझे क्या कहते हैं हम लोग उसको, जिसको नाइट विजन जिसे दे सके, तो तम वेदनी किरण का संचार मांगता हूं, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूं। ये जो जड़ भाव है जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं कि आप अपनी
देश की, राष्ट्र की, मानवता की, समाज की जो सही दिशा है उसको छोड़कर आप निजी इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, आप सेक्टेरियन इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, पहुंची पॉपुलैरिटी में चले जाते हैं। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं। तो दिनकर की वो जो ललकार थी कि प्यारे स्वदेश के हित विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, तूफान मांगता हूं, विस्फोट मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। आज का जो यौवन है, आज का जो यूथ है, वो अपने आप को समर्पित करे, पूर्ण रूप से ये सोचे कि मैं राष्ट्र हित में ही करूंगा। अगर मेरे छोटे मोटे इंटरेस्ट हो भी, चाहे कुछ हो, उनको मैं नजरअंदाज करूंगा, वो बात की बात है। अभी तो देश को बनाना है, ये वो समय है जो हम गंवा नहीं सकते। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस देश के इतिहास में आई है और मुझे आशा है कि हम लोग इसमें कामयाब सिद्ध होंगे और अपना एक नया इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया दोवाल साहब आपका. कोणीही जागेवरून हलू नये. आपण वंदे मातरमनी कार्यक्रमाचा शेवट करणार आहोत. मी टेक्निकल टीमला विनंती करते की त्यांनी वंदे मातरम